नमस्कार। संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सुधार की दिशा में लगातार प्रयास होते रहे हैं और जरूरी कदम उठाए जाते रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में जारी सतत प्रक्रिया के तहत संसद के बजट सत्र में राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर अल्पकालिक चर्चा हुई, जिसमें सभी प्रमुख दलों के सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आइए देखते हैं इस अहम चर्चा के प्रमुख अंश। प्रोफेसर राम गोपाल यादव। सर, जो सीमा लगाई गई उम्मीदवारों पर खर्च करने की, उसमें मेरी राय ये है और सुझाव है, उसमें जो छूट ये दे दी गई कि पार्टियां जो खर्च करेंगी वो उम्मीदवार के खर्च में नहीं जोड़ा जाएगा। जब तक इस छूट को ख़त्म नहीं करोगे तब तक हेलीकॉप्टर और जहाज ऐसे ही उड़ते रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि खर्च कम हो तो हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स और पार्टी का किया हुआ खर्चा उम्मीदवार के खर्चे में पड़ना चाहिए जितना उसके हिस्से में आता है। अपने आप खर्चा कम हो जाएगा। एक जो स्थिति और है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जो मीडिया का जो प्रयोग हो रहा है, आप देख रहे हो, कुछ पार्टियों को, कुछ लोगों को बिल्कुल कोई प्रतिशत कुछ भी समय नहीं मिलता है। आपका एक बड़ी पार्टी का कोई बड़ा नेता बोल रहा है, तब तक किसी दूसरी प्रभावशाली पार्टी का नेता आ गया तो उसका लाइव चलने लगा, उनका लाइव काट दिया। ये जो साइमल्टेनियस चुनाव की बात कर रहे थे भूपेंद्र जी, ये बहुत व्यावहारिक नहीं है। केवल वहाँ चल सकता है जहाँ दो पार्टी सिस्टम हो। दो पार्टी सिस्टम हो तो 5-5 साल जो हैं, कोई भी सरकार होगी 5 साल रहेगी और 5 साल बाद, जैसे 5 साल टर्म है तो 5 साल बाद पार्लियामेंट और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होंगे। जैसे शुरू में एक पार्टी कांग्रेस पार्टी थी, दूसरी पार्टियां छोटी छोटी थीं, कहीं राज्य सरकारें गिरने का डर नहीं था तो लगातार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ साथ होते रहे। लेकिन जब देश में विभिन्न राज्यों में तमाम स्टेट पार्टीज अस्तित्व में आ गईं और मजबूत हो गईं, और इतनी मजबूत हो गईं कि वो सरकारें बनाने लगीं, उनको आसानी से हटाना भी संभव नहीं। तो उस स्थिति में कोई ये कहे कि एक साथ चुनाव सब होंगे, वो मुझे संभव नहीं लग सकता है। शरद यादव जी। आडवाणी जी से लेकर के चंद्रबाबू नायडू जो मुख्यमंत्री हैं आज, बहुत दिनों तक संघर्ष किए, बहुत दिनों तक इस बात को चुनाव आयोग से लेकर लड़ते लड़ते हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए और सुप्रीम कोर्ट में सारी चीज़ देखने के बाद ईवीएम मशीन में इतना कहा कि इसको मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी है कि इसमें रिसीट आए, पेपर वेरिफिकेशन हो। वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, एक बड़ी बात कही है, वो पैसा उसमें लगेगा, पैसा लगेगा, लेकिन लोकतंत्र के बचाने के लिए वो पैसा बहुत ज़्यादा नहीं है। 3100 करोड़। मैं सरकार से कहूँगा कि उसको पूरी तरह से मुकम्मल लागू करें। श्री सीताराम येचूरी। The government in its union budget made 2 proposals dealing with the question of money power and influence of money during the electoral processes. It said that the cash donations to political parties would now be restricted to 2,000 rupees and from the existing 20,000 rupees. The second one they said is that there is going to be electoral bonds that will be floated. People can buy the bonds, they can give it to the political parties who can redeem the bonds. Now these two are a mere eyewash. Not only an eyewash, they are opening up newer areas for money laundering. Now, if for 20,000 rupees, if I have to give a name
of a person who has given me that money. For 2,000 rupees, I can give you 10 names which will be equivalent to that 20,000. No, what is the great difference that is being made? It's a mockery. And electoral bonds, who buys them? Who gives them? Who gives them to you? Who then redeems them? All this is in a veil of secrecy, except for the government of the day. Nobody else will know. And that can also be used for other purposes of blackmailing, saying, why have you paid so and so party? So this is no reform. This is only opening up ways for further distortion. And if you really want to reduce the role of money powers, unless you put a ceiling on the expenditure of political parties, bring it along with the candidates. If you want to increase that ceiling, increase that ceiling. But if you do not have a ceiling on the expenditure of political parties, you cannot control the influence of money power. दूसरी बात, हम शायद अकेले रहेंगे, लेकिन हम ये सीधा सीधा कह रहे हैं, चेक में हो या आपको ड्राफ्ट में हो, जो भी हो, कॉर्पोरेट फंडिंग बैन करिए आप पॉलिटिकल पार्टीज को. Let the corporates, they must cooperate with Indian democracy, they must contribute to the functioning of Indian democracy, let them contribute to a state fund. Let it be managed and operated by the Election Commission or by any other agency. And let there be that system of state funding that the Indrajit Gupta Commission had recommended. And it's high time that you start implementing that. The state funding is not giving money to political parties as cash. The state funding was to be done in kind, where the national recognized political parties, national and state, would be given in kind. The vehicles, the drivers, the petrol or the fuel, the number of posters to be printed in accordance with their electoral performance or the past electoral performance, and in kind, start. And now you had helicopters, correct? Now you had helicopters also, number of helicopters or the private jets, but you start this practice of state funding which exists in many other Western democracies. The second point I want to make, sir, is a very important point which the leader of the opposition also dealt with, and that is concerning our democracy. Democracy, we understand, is the rule of the majority. And till now, since independence, I think except for one occasion, except for once, no central government was there in India which commanded more than 50% of the support of the people who voted. If democracy is the rule of the majority, this has to be corrected, sir. And if this has to be corrected, we'll have to move towards a partial proportional system. And also an advantage of this, there are two advantages of this. In the proportional representation system, it can be made mandatory that every party will give 1/3 of the list that it submits as women. That will ensure the women's representation in the parliament. Secondly, with the proportional representative system, the use of your money power, muscle power, caste appeals, communal appeals, etc., can also be curtailed because people are going to vote for the political program of the political parties, not for the individual appeals. That will be there in the other part for individual candidates. But, sir, this sort of a system has to be brought into India today if we really want to fine-tune and perfect our democratic setup. Now, Sri Sadish Chandra Mishra. मैं एग्री करता हूं कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन अगर रखा जाएगा तो एक उदाहरण हम खाली देंगे अपनी पार्टी का कि सन 2014 के चुनाव में तीसरे नंबर पे पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी वोट पाई, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ वोट में. More than 2.62 lakh persons voted for BSP, but still seat was zero and no representation in Lok Sabha. श्री सीताराम येचुरी जी ने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन और इन सब में भी चर्चा होनी चाहिए, इस पे भी रिफॉर्म्स आने चाहिए. मैं इस पे भी कहना चाहूँगा 10th शेड्यूल को देखना चाहिए. 10th शेड्यूल के अमेंडमेंट्स हुए. 10th शेड्यूल किस लिए आया? इसलिए आया कि कोई अगर डिफेक्शन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई हो सके. लेकिन ये 10th शेड्यूल आज बिल्कुल डिफंक्ट हो चुका है और इसके हम लोग इसको भुक्तभोगी हैं. हमारी पार्टी एक बार नहीं 3 बार डिफेक्शन को हम लोगों ने फेस किया है. दूसरा, जिस तरीके से आज पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कोई एक पार्टी से जीत करके आता है और जीत के आने के बाद वो डिफेक्शन करता है, तो 10th शेड्यूल में सिर्फ ये प्रोविजन रखना चाहिए,
हमारी राय से कि हमारा मत यह है कि 10 शेड्यूल में होना चाहिए। अगर आपने डिफेक्शन किया है तो आप डिस्क्वालिफाइड हैं। ईवीएम के बारे में आपकी जो किताब में लिखा हुआ है, उसमें आपने जो खुद आपके लोगों ने लिखा है, उसमें लिखा है कि इट इज एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ हैकिंग दिस मशीन, जिसको आपके प्रीफेस में लिखा हुआ है। एंड मेथड्स यू हैव प्रूव्ड दैट हाउ इट इज हैकिंग। माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे मामला जब गया, हम लोग नहीं लेके गए, आप ही लोग लेके गए। जब मैटर सुप्रीम कोर्ट में आप ले गए, आपने कहा इलेक्शन कमीशन की इन बातों से हम एग्रीड नहीं है और ये इनका कहना गलत है कि हैक नहीं हो सकती है, और इसलिए आप इंसिस्ट करिए कि या तो पेपर ट्रेल हो और या तो फिर वोटिंग बैलेट्स हो। आपने वहां पर ऑर्डर कराया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया अल्टीमेटली। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हम आपका जजमेंट है आप मेरे हाथ में, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को मान लिया कि ये मशीन नहीं सही है, मशीन सही नहीं हो मान सकते हम। और उन्होंने अल्टीमेटली इनकी हर बात को रिजेक्ट करते हुए, और इन्होंने ये भी कहा उसमें कि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो जारी नहीं कर रही है, रूल्स में अब तक नहीं आएंगे, हम कैसे इसमें पेपर ट्रेल लाएंगे, वो भी डायरेक्शन दिया। फिर रूल्स भी नोटिफाई हो गए अगस्त में। फिर उसके बाद अल्टीमेट पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूजन में कहा, फ्रॉम द मटीरियल्स प्लेस्ड बाय बोथ द साइड्स वी आर सैटिस्फाइड that the paper trail is an indispensable requirement of free and fair elections. Sir, we all know that India has one of the largest democratic process in the world, and elections are the most important and crucial part of this democratic system. Sir, considering the diversity of our electorate and the enormity of the exercise, Election Commission has been doing a commendable job in taking our election system forward. Sir, one of the major things that needs to be done is to cleanse the political funding system. We need to ensure decriminalization of politics. We need to make sure that there is criminalizing of paid news. We also need to check whether this point is debatable, whether we could have compulsory voting like many other countries in the world. Also, bringing political parties under the RTI, this is also a debatable point which needs to be discussed in this House. Also, the voting rights for prisoners, use of Aadhaar card to be connected to voting, and debate on simultaneous elections, as Yachuri ji has rightly said. And therefore, all these points need very, very serious consideration. आखिर में एक बात कह के समाप्त कर देता हूँ। उर्दू का एक शेर है बड़ा मशहूर, उसे उद्धृत करना ही पड़ेगा। जमहूरियत तो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो बंदे तो गिने जाएंगे, लेकिन राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और सरकारों को हमेशा तौला जाएगा। धन्यवाद। राज्यसभा में चुनाव सुधार को लेकर हुई अहम चर्चा अभी जारी है। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, जारी है संसद संवाद। सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पेपर ट्रेल मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन ए फेज्ड मैनर। सर, इस देश में 85 करोड़ वोटर्स हैं, 16 लाख बूथ हैं सर। 17,000 पर ईवीएम का होता है, इसका लगभग 22,500 से 23,000 आएगा सर। अभी लगभग 50,000 हुआ है ये जो पेपर ट्रेल मशीन है सर, इसको फेज मैनर में कर रहे हैं और इसके लिए फंड की हम दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन इसका पूरा फेज्ड मैनर कैसे होगा, कितना होगा, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा। संसद संवाद में आप देख रहे हैं चुनाव सुधार पर राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा के महत्वपूर्ण अंश। आइए देखते हैं चर्चा का अगला भाग। Now the Honorable Minister. सर, ये पूरे सभी वरिष्ठ मित्रों और माननीय सदस्यों और नेताओं के भाषण में विश्लेषण भी था, तर्क भी था, भावनाएं भी थीं और दर्द भी था।
पराजय का दर्द दिखाई पड़ रहा था। सर 1977 में मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही था, उस समय कॉलेज में ही आया था। हम लोग उस आंदोलन में थे। बाद में चुनाव हुआ और शरद जी ने भी वो चुनाव लड़ा था, मुझे याद है 74 में आप पहली बार एमपी बने थे। सर इंदिरा जी हार गई सर, और कांग्रेस पार्टी को यूपी में 1 सीट नहीं, मध्य प्रदेश में 1 सीट, राजस्थान में 1 भी सीट नहीं, अच्छा ठीक है 1 मान लिया ओके। और पंजाब हरियाणा से लेके सफाया सब जगह, उत्तर भारत में सब जगह साफ। अब देश में पहली बार सरकार बदली थी, हम लोग बड़े उत्साहित थे, और कांग्रेस ही परेशान कि जेपी के दबाव में पूरा बैलेट पेपर को प्रभावित किया गया है। नेक्स्ट डे शाम में इंदिरा जी का स्टेटमेंट आया कि मैं जनता के जनादेश को विनम्रता से स्वीकार करती हूं, ये उन्होंने कहा था सर। लेकिन जब गुलाम नबी आजाद जी ये बोल रहे थे तो शायद अपनी पार्टी की परंपरा भूल गए थे कि जब जनता जागती है तो कांग्रेस पार्टी, जिसने यूपी में इतने लंबे तक शासन किया, उसको 1 लोकसभा की सीट नहीं मिली थी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं माननीय उपसभापति जी? आज भारत को आजाद हुए 70 साल हो गए, और देश के संविधान के निर्माताओं ने बहुत चर्चा थी कि क्या हम लिमिटेड डेमोक्रेसी लाएं या आम आदमी को ट्रस्ट करें। और आज डॉक्टर अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, नेहरू जी, सारे उन महान नेताओं को सम्मान करते हुए हम अभिनंदन करते हुए कहा कि हमें देश के आम जनता के सोच पर विश्वास करना चाहिए। और आज जब 70 साल हो गए तो क्या निष्कर्ष निकलता है? भारत की जनता ये जानती है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी को भी हरा सकती है, वो नेता कितना भी बड़ा हो, केंद्र में या प्रदेश में। और भारत की नेता यह जानती है कि अपने वोट की ताकत से वो किसी भी पार्टी को हरा सकती है, केंद्र में या प्रदेश में। उस वक्त जब हम चुनाव की बात करते हैं तो आज मुझे चुनाव आयोग का भी सम्मान करना पड़ेगा। चुनाव आयोग ने जिस तरह से एक स्वायत्त संस्था के रूप में देश के चुनाव को एक ऊंचाई पर पहुंचाया है और समय के अनुसार बदलाव भी किया है, आज मुझे अपने हाउस के सामने इस बात को कहना पड़ेगा कि मैं बिहार से आता हूं। ज्यादा नहीं, उपसभापति जी, कुछ वर्षों की पहले की बात है कि जिस दिन वोटिंग है उस दिन 8-10 लाश गिरनी है। आप जानते हैं, बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी। और मैं चूंकि पार्टी का कार्यकर्ता बचपन से हूं तो चुनाव में काम करने का अवसर बहुत दिनों से मिला है। तो भैया, तुमने बूथ मैनेजमेंट का क्या उपाय किया है, बताओ पहले। तुम्हारे साथ कितनी बड़ी फोर्स है, ये बताओ पहले। और आज इस बात का हमें बहुत गर्व है कि चुनाव आयोग ने व्यवस्था की कि आज बूथ कैप्चरिंग बंद है, और बूथ कैप्चरिंग अगर होती है तो तुरंत रिपोल होता है, इलेक्शन काउंटर मांड होता है। और नई तकनीक को इंट्रोड्यूस करके चुनाव आयोग को और ईमानदार बनाया गया है। हम देश जीते, हम हरियाणा जीते, हम झारखंड जीते, हम महाराष्ट्र जीते, हम जम्मू कश्मीर जीते, हम बिहार हार गए। सूरज जी, आप जीत गए, हम दिल्ली भी हार गए। लेकिन जिस समय माननीय नीतीश कुमार जीत रहे थे आपके कंधे और लालू जी के कंधे पर, तो उस समय क्या ईवीएम ठीक था और आज खराब हो गया? इस सवाल का जवाब को देना पड़ेगा। और माननीय सतीश मिश्रा जी, लेकिन ये बताइए कि 2007 में जो आपकी पार्टी को निर्णायक बहुमत मिला था लखनऊ में, उस समय ईवीएम ठीक था कि खराब था? तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि जब ईवीएम आपको जिताता है तो ईवीएम ठीक है, जब ईवीएम आपको हराता है तो ईवीएम खराब है। न ईवीएम आपको जिताता है, न ईवीएम आपको हराता है। प्रदेश की जनता जिताती है और प्रदेश की जनता हराती है, यह समझना पड़ेगा। सर, अब मैं ईवीएम के बारे में आना चाहता हूं। पहली बार 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने ही कहा कि एक बार टेक्नोलॉजिकल रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से वोट होना चाहिए।
और ये जान लीजिए सारी पार्टी के लोग उसके मेंबर थे, वो रिपोर्ट मेरे पास है एक्सेप्ट उसका है। लेकिन कहा गया कि हम इसको इन प्रिंसिपल अप्रूव करते हैं, लेकिन इसका टेक्नोलॉजिकल वेरिफिकेशन जरूरी है। इसलिए उसके लिए एक टेक्निकल इवैल्यूएशन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने पूरे इस मामले को और टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट को विस्तार से देखा और क्या कहा, द कमिटी यूनानिमसली रिकमेंड्स द यूज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन विदाउट फर्दर लॉस ऑफ टाइम। यह कहानी 1990 से शुरू होती, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग की हम तारीफ करेंगे। चुनाव आयोग ने उसके लिए अलग से एक कंसल्टिंग ग्रुप बनाया आईआईटी के प्रोफेसर्स का कि आप दोबारा इसको वेरीफाई करो। इन सबों ने कहा कि यह बिल्कुल ठीक है। ईवीएम का फायदा क्या है? ईवीएम में इनवैलिड वोट नहीं होता। ईवीएम में आप दबाएंगे, आपका वोट रिकॉर्ड होता है या आपका वोट नहीं रिकॉर्ड होता है। नहीं रिकॉर्ड होता तो उसको बताएंगे, आप दोबारा वोट आपका रिकॉर्ड कराते हैं। लेकिन आज मैं सदन के सामने माननीय उपसभापति जी एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं। 2000 से शुरू हो गया, 1962 से 99 के बीच में ऐसे लोकसभा के कई सीटें रही हैं जहां पर जीतने वाले उम्मीदवार से अधिक इनवैलिड वोट पड़े थे। 62 में 45, 67 में 104 सीट, 71 में 52 सीट, 1977 में 38 सीट, 80 में 38 सीट, 84-85 में 45 सीट, 89 में 60 सीट, 91-92 में 60 सीट, 1996 में 64 सीट, 98 में 70 सीट, 99 में 74 सीट। अब बताइए एवरेज ये संख्या आती है 65 से 70। तो 62 से लेकर 99 के बीच में अगर 65 से 70 सीट इनवैलिड वोट की संख्या जीत के अंतर से अधिक है, तो आप समझ सकते हैं देश में चुनाव किस तरह से हो रहा था। इसमें क्या फायदा है कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हो सकती। इसलिए नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल कह सकते हैं हम उसको। इसमें 5 वोट से ज्यादा 1 मिनट में पढ़ नहीं सकते। और सर एक बात बता दूं, ये सदन को बताना बहुत जरूरी है कि चिप की बात की या बाकी की बात की, ईवीएम में कोई कंप्यूटर लिंकेज नहीं होता है, कोई इंटरनेट लिंकेज नहीं होता है, कोई वायरलेस लिंकेज नहीं होता है। और दूसरी बात, मैं इस सदन को बहुत विनम्रता से बताना चाहूंगा कि इस बड़ी टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भारत की 2 पीएसयू हैं। पहला पीएसयू है जो रक्षा मंत्रालय का है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और दूसरा ECIL, इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एटॉमिक एनर्जी मिनिस्ट्री का पीएसयू है। और सर मैं विनम्रता से बताना चाहूंगा, इसको पीएसयू को ही क्यों बनाने को कहा गया? सिक्योरिटी के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, क्योंकि दोनों पीएसयू हैं ये संसद के प्रति अकाउंटेबल है और वो इस बात के लिए बहुत पर्टिकुलर है कि हम सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसलिए ईवीएम जब भी बनेगा पीएसयू में ही बनेगा। और इलेक्शन कमीशन का भी दबाव रहता है कि जब भी ईवीएम बनेगा तो पीएसयू में ही बनेगा। मान लिए उपसभापति जी कि ईवीएम को चैलेंज कई स्तरों पर किया गया, इलेक्शन पिटीशन में किया गया या पीआईएल में किया गया, ये उतना जरूरी नहीं है। हर जगह पर तर्क एक ही दिया गया। तर्क ये था कि ईवीएम सिक्योर नहीं है, ईवीएम सेफ नहीं है, ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम को और तरीके से प्रभावित किया जा सकता है। और बार बार कोर्ट ने यही कहा कि नो, दिस एलिगेशन इज अनफाउंडेड, ईवीएम इज ए नेशनल प्राइड। और सर ये जो मैं पूरी बातें कह रहा हूं ये तो मेरी बातें नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से मैं सदन में जवाब दे रहा हूं और सरकार की तरफ से, तो ये सारे मटेरियल चुनाव आयोग ने दिए हैं मुझे, जिसमें उन्होंने कहा है कि बार बार इसको चैलेंज किया गया। सर जब मिश्रा जी ने कल इस बात को कहा था कि मैंने इस विषय को उठाया था, उन्होंने उनको जवाब भी दिया था, ये उनके और चुनाव आयोग का विषय है। लेकिन चुनाव आयोग ने कई बार अपने वेबसाइट पर लोगों को ओपन अवसर दिया कि जिनको भी आना है आए और बताएं कि इसमें क्या क्या कमी है। और क्षमा करें सर, कोई नहीं गया उन कमियों को बताने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है सर, अगर इनके पास में कोई प्रमाण है टेक्नोलॉजी का बाकी का, तो चुनाव आयोग के पास जाएं, उनको बताएं, हमें कुछ नहीं कहना है। अगर चुनाव आयोग कन्विंस हो जाता है कि जो इनकी बात टेक्नोलॉजी पर सही है, चुनाव आयोग विचार करेगा। लेकिन अगर चुनाव आयोग ओपनली इस बात को कहता है और आप नहीं जाते हैं, तो इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए, ये मैं उनके ऊपर कहना चाहता हूं। सर एक बात बहुत चर्चा हुई,
वो चर्चा हुई कि जो पार्टी कैंपेन करती है उसके खर्चा को भी उम्मीदवार के खर्चा में जोड़ दिया जाए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आप तो बहुत चुनाव के प्रभारी रहे हैं। कैंपेन में पार्टियां जाती हैं अपने विचारधारा को बताने के लिए, नेता उसलिए जाते हैं और बाकी नेता भी उसलिए जाते हैं। अगर मान लीजिए आपका एक साधारण कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है और उसको आप कहेंगे कि हम अपने नेता को भेजेंगे, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है या मुख्यमंत्री का है या आपकी पार्टी के अध्यक्ष है, सारा खर्चा तुमको बेयर करना पड़ेगा, तो आज की तारीख में जो 25-28 लाख रुपया है विधानसभा के लिए, तो 2 मीटिंग में वो खत्म हो जाएगा। इस बात को समझिए। और लोकसभा में 70 लाख की सीमा है माननीय उपसभापति जी, तो ज्यादा नहीं, प्रधानमंत्री की 1 सभा हो गई तो खर्चा गया, या कोई बड़े नेता की 2 सभा हो गई तो खर्चा गया। तो इसलिए इसके पीछे एक सोची समझी नीति है कि कम से कम उम्मीदवार अपना प्रचार करेगा, वो पार्टी का है तो उसकी पार्टी के विचारधारा का भी प्रचार होना चाहिए कि अगर उसकी पार्टी की सरकार आएगी तो वहां के चुनाव में उसके क्या क्या काम किए जाएंगे। एक बात और है, चुनाव को फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया है, तो मैं भी मानता हूं। मुझे याद है उपसभापति जी, मैं उत्तराखंड का प्रभारी था, तो अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में एक बड़ा सा बदल लगाना था, तो कहे यहां परमिशन लो, वहां परमिशन लो, वहां परमिशन लो, बाद में वो नहीं लग पाया। हमने कहा लोकतंत्र के त्योहार में इतना अवरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको चुनाव को त्योहार बनाना है तो उस त्योहार में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि यह अधिकार मिलना चाहिए, और सब कुछ अगर आप उम्मीदवार के ऊपर डाल देंगे तो उसके चुनाव प्रचार का अभियान समाप्त हो जाएगा। इसका विचार करना बहुत जरूरी है, ये मैं कहना चाहूंगा। सर, पेड न्यूज का सवाल है, शरद जी, मैं उस पर भी आपने कहा था, पेड न्यूज के बारे में लॉ कमीशन का एक विचार आया है और लॉ कमीशन ने उस पर विस्तार से कहा है कि इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए और प्रावधान चेंज करना चाहिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में। और उसके बाद हमारा भी मन बहुत स्पष्ट है इस मामले में कि प्रेस काउंसिल से बात करना चाहिए, क्योंकि वो इसको देखते हैं अखबारों को। और सर, इसके बाद मैंने ऐसा सुझाव दिया है, इसको देख रहा हूं, कोई मैं आश्वासन नहीं देता हूं, कि ऑल पार्टी से चर्चा भी करेंगे और चर्चा कर करके इसको फर्म अप करने के लिए जरूरत है। मैं इस बात से नीतिगत रूप से सहमत हूं कि पेड न्यूज के बारे में विचार करने की जरूरत है। कल सर एक चर्चा और हुई सर कि ईवीएम और कहीं नहीं है और कई देश में नहीं है। सर, मैं बता देना चाहता हूं सर कि फ्रांस में है, वो लोकल बॉडी इलेक्शन में उसको यूज करते हैं सर, बेल्जियम में है, अर्जेंटीना में है, ब्राजील में है, वेनेजुला में है, मंगोलिया में है, पुर्तगाल में है, फिलीपाइंस में है, भूटान में है। एक स्टेट फंडिंग की बात आई सर। स्टेट फंडिंग के मामले में सर लॉ कमीशन को हमने पूरे विस्तार से कहा था इसकी चर्चा करने के लिए सर। लॉ कमीशन ने पूरे वर्ल्ड के पैटर्न को भी देखा, रिपोर्ट हम लोग के पास है, और लॉ कमीशन ने कहा कि हिंदुस्तान की जो आज की भी सिचुएशन है, इसको देखते हुए अभी स्टेट फंडिंग का स्टेज नहीं होना चाहिए। अब इस पर चर्चा होनी चाहिए सर, करिए चर्चा। स्टेट फंडिंग में बहुत सी छोटी पार्टियां आती हैं, उनको भी अधिकार होता है। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप कह देंगे कि वोट का परसेंटेज आएगा। ऐसी कई बार हुई है कि जो पार्टियां पहली बार बनी हैं वो सत्ता में आती हैं, छोटे स्टेटों में आती हैं, बड़े स्टेटों में आती हैं, तो क्या आप उनको फंड नहीं देंगे? इसलिए इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, यहाँ की जो डाइवर्सिटी है, इस सब का ध्यान रखा गया है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं सर। अब बात आई सर, जो बार ये पेपर ट्रेल की बात कर रहे हैं सर, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पेपर ट्रेल मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन ए फेज्ड मैनर। चुनाव आयोग इसका पूरा विचार कर रहा है सर। इस देश में 85 करोड़ वोटर्स हैं, 16 लाख बूथ हैं सर। सर, एक बात आप जान लीजिए कि जब इसकी चर्चा चली थी तो चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा किसी भी प्राइवेट बॉडी से हम नहीं बनाएंगे। जो 2 PSU हैं जो मैंने बताया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिफेंस मिनिस्ट्री की है, और वो है, यही दोनों करेगी। बहुत मुश्किल के बाद 2 की बात आई सर। अब सर इसमें देखिए लॉजिस्टिकल इशू बहुत है, जो लोग कह रहे हैं कि सब जगह लागू कर दीजिए। लॉजिस्टिकल इशू क्या क्या है? अभी आप बूथ लेके जाते हैं ईवीएम, उसको आप जाके वहाँ स्टोर करते हैं, वो जो कलेक्टर होता है उनके स्टोरेज में होता है सर। इसके पूरी स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, तो इसका बॉक्स बड़ा होता है सर, नंबर 1। नंबर 2, इसके मेंटेनेंस का सवाल है। नंबर 3, इसके मूवमेंट लॉजिस्टिक का सवाल है, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स का सवाल है, इसके सिक्योरिटी का सवाल है। और मनी सर, पार्ट इज सर्टेनली सर 17,000
पर ईवीएम का होता है, इसका लगभग 22,500 से 23,000 आएगा सर। अभी लगभग 50,000 हुआ है ये जो पेपर टेल मशीन है सर, इसको फेज मैनर में कर रहे हैं और इसके लिए फंड की हम दिक्कत नहीं होने देंगे, लेकिन इसका पूरा फेज्ड मैनर कैसे होगा, कितना होगा, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सुधार की सतत प्रक्रिया और प्रयासों के लिए सभी सदस्यों ने निर्वाचन आयोग की खुले स्वर से सराहना की। चुनाव सुधार पर हुई इस अल्पकालिक चर्चा में 12 राजनीतिक दलों के 16 सदस्यों ने हिस्सा लिया। 2 मंत्रियों ने भी चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए चुनावी सुधार पर अपने विचार रखे। संसद संवाद के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में हम हाजिर होंगे संसद में जनहित के किसी मुद्दे पर सार्थक संवाद के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।